मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपको वादा किया था और ये सूचित किया था कि दिव्यांगों के केंद्र बिंदु में रखकर अब की बार कार्यक्रम में हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कुछ वार्ता करेंगे। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रायः सोशल मीडिया पे जैसा कि सामान्य नागरिक अपनी दिक्कतें बयान करते हैं, हमारे दिव्यांग भाई भी दिव्यांग बहनें भी अपनी दिक्कतों को उल्लेख करते हैं। और दिक्कतों का उल्लेख करना कोई गलत बात नहीं। दिक्कतें लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का, हर एक मतदाता का ये अधिकार है कि अपनी परेशानियों को सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त करें और सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त करना भी चाहिए। हमने भी कई आंकड़े और इधर पिछले 70 साल से लेकर के आज तक के अभी तक के दिव्यांगों की परिस्थितियों का आकलन किया है। भाई 1981 से पहले तो दिव्यांग तो बिल्कुल उसकी केंद्र बिंदु में कहीं था ही नहीं। दिव्यांग के सरोकारों की चर्चा भी नहीं हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक एजेंडे के चार्टर्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जब घोषित किया गया तो उसी के परिप्रेक्ष्य में लगभग 80 के दशक से और 90 के दशक से दिव्यांगों का सरोकार सरकारों के केंद्र बिंदु में विचारार्थ आया और अब इधर बहुत ज़्यादा उस पर वार्ता होने लगी, एक सजगता होने लगी। लोकतंत्र में अपने अधिकारों के विषय में जानकारी रखना, अपने अधिकारों के विषय में हमें आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे भारत का लोकतंत्र भी सभी विश्व के लोकतांत्रिक देशों के तरीके से देता है और उस लोकतांत्रिक देशों के तरीके से ही हम भी अपनी समस्याओं का आकलन विश्लेषण करते हैं। जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया गया। ऐसा नहीं कि कोई पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ शब्द से हमारा आशय ये है कि दिव्यांगों को केंद्र बिंदु में लाने के लिए सबसे पहले 3% का आरक्षण दिया गया। 3% के आरक्षण पे वो जो सीमित था वो सरकारी सेवाओं तक 3% का आरक्षण सीमित था और उन 3% के आरक्षण से दिव्यांगों का नौकरी में समावेशन भी हुआ, नौकरी मिली भी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। अब दिव्यांगों के लिए नौकरी के अलावा भी बहुत सी बातें थी। शिक्षा का, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक नौकरी पाने बेकार है। और घर पे जो सामाजिक उनके प्रति व्यवहार है, सामाजिक जो सम्मान की भाषा है, जो सम्मानिक जो दिव्यांगों को उनकी दिव्यांगता को लेकर के जो संबोधन किए जाते हैं, अंधरा, बहरा, लंगड़ा, लूला, ये सब बड़े अपमानजनक शब्द थे। उनके ऊपर रोक लगाने की भी आवश्यकता थी, क्योंकि शारीरिक विकृति या शारीरिक किसी प्रकार की कमजोरी, हमारा आशय ये नहीं होता कि वो दिव्यांग की कोई दोष है और दिव्यांग को उसकी शारीरिक कमजोरी के लिए उसका नाम लेकर के उसको संबोधित किया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सरकारों ने इस पे, जब हमारा दिव्यांग अधिनियम बना 90 के दशक में और 2 शताब्दी बीतते बीतते दिव्यांगों की आवाज़ मुखर होने लगी और दिव्यांगों के आवाज़ मुखर होने का परिणाम ये हुआ कि जब 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने विकलांग और दूसरे तमाम से नामों को, अक्षम व फलाना ढिमाका, ये सब नामों को बदल करके एक दिव्यांग शब्द का दिव्यांग, अब जो अंग है प्रभु परमात्मा के दिए हुए सारे अंग दिव्य ही होते हैं और उनके अंग कमी हो जाने के बाद भी जब चूँकि परमात्मा का ही अंश मनुष्य को माना गया है, मानव शरीर को माना गया है, तो उसके दिए गए अंश खराब कैसे हो सकते हैं। उनको इसलिए उसका नाम बदल करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द कहा। अब दिव्यांग शब्द को लेकर के बहुत से हमारे सोशल मीडिया पे और हमारे कई दिव्यांग संगठन, विकलांग संगठन, वो बड़ी आवाज़ उठाते कि नाम बदल देने से हमारा क्या हो गया। ऐसा नहीं। एक बात, एक किसी को एक अपमानित रे तू करके बात करिए, ये भैया करके बात बोलिए, तो उसमें अंतर तो आता ही है। एक आत्मगौरव की अनुभूति होती है। दिव्यांग शब्द कहने से हमारे अंदर की जो हीन भावनाएं हैं वो करीब करीब बिल्कुल
नगण्य होती जा रही है। अब रही बात नौकरी, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने भी नौकरियां देने में दिव्यांगों के प्रति उपेक्षा का ही भी बर्ताव रखा है। जो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में सरकार थी उसमें तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी कुछ सरकारी नौकरियों में, जैसे कि विकलांगों की भी नौकरियों में उतना प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में, रोजगार देने के परिप्रेक्ष्य में ये वर्तमान भी सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं हुई। ये तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस दिशा में इनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्रमशः बढ़ रहे हैं। अब सरकारी नौकरियों को अगर छोड़ दें तो प्राइवेट नौकरियों में, जैसे मुद्रा योजना है, MSME है, हमने इस पर कई पिछले एपिसोड दिए भी हैं। उसमें बहुत से हमारे दिव्यांग भी गए हैं, जैसे विकलांग भी गए हैं। अब क्या है कि हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, अपनी बात उठाते हैं, कुछ करते नहीं, कुछ अपनी प्रतिभा कौशल का निखार नहीं लाते हैं। हम अपने स्किल को मजबूत करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक हम कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करेंगे। अब अनट्रेन्ड अनस्किल्ड व्यक्ति और स्किल्ड व्यक्ति में तो काफ़ी अंतर होगा। तो स्किल्ड व्यक्ति को अपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रशिक्षण करना पड़ेगा। अब चूँकि वर्तमान समय में चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। आज से पश्चिमी देशों में नामांकन भी, पश्चिमी प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी प्रदेशों और भारत के कुछ भाग में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कई चरणों में चुनाव हैं, लेकिन उन चुनाव में हमें दिव्यांगों के हितों की बात करने के लिए जब भी कोई प्रत्याशी आए, जब भी कोई सार्वजनिक मंच हो, जब भी किसी भी दल विशेष का प्रत्याशी हो, तो उस पर अपनी दिव्यांगों की मांगों को रखना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि वो सरकार ने ये नहीं किया, ये सरकार ने ये नहीं किया, वो सरकार ने बहुत बढ़िया किया, ये सरकार खराब करेगी, या ये सरकार बढ़िया कर रही, वो सरकार खराब की, इससे कोई मतलब नहीं। आपकी वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर केंद्रीभूत होकर के अपनी मांगें उठाइए। अब उन समस्याओं में थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहूँगा। उस समस्याओं में सीधा स्पष्ट एक मांग की जानी चाहिए कि दिव्यांग लोगों को भी दूसरे लोगों की तरीके से जो अपना रोजगार, स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए दिव्यांगों को ऋण देने में सुगमता बरती जाए। अब बैंकों में दिव्यांगों को ऋण मिलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। बैंक अधिकारी जैसे दिव्यांगता देखते हुए अभ्यर्थी को देखता है, वैसे ही उसका मनोमस्तिष्क में पहले से पूर्वाग्रहग्रस्त हो जाता है कि नहीं भाई, आप तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। अरे रिपेमेंट बहुत से विकलांग भी रोजगार लेकर के, ऋण ले करके रोजगार के बहाने पर नहीं कर पाते, तो आप उनका कैसे वसूली करते? वही जो कुछ उनके साथ होगा वो दिव्यांग के साथ भी होगा। वो जो वसूली के नियम हैं उनमें तो हम शिथिल करने के लिए कोई बात करते ही नहीं, लेकिन कम ब्याज दर पे अगर दिव्यांगों को भी उतना ही ऋण दिया जाए जैसे कि दूसरे लोगों को दिया जाता है, तो बेरोजगारी की समस्या बहुत कुछ दूर हो सकती है। अब दिव्यांगों को भी इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब खाली सफ़ेद कॉलर पोस्ट बन करके बढ़िया AC में बैठ करके नौकरी करने की ये परिकल्पना ही त्याग देना चाहिए। आप अपना काम करिए, दुकान खोलिए, रोजगार करिए, कुछ किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण करिए, कुछ सामान बनाने के चाहिए करिए, अपने दुकानें खोलिए, कोचिंग सेंटर खोलिए, कुछ चलाइए, अच्छा संसाधन जुटाइए, उससे काम हो सकता है। तो आप सरकारों से ये पहले तो ये कहिए, ऋण देने के लिए हमको एक सुगम पथ बनाया जाए और उस पर बैंकों के क्लियर कट आदेश दिए जाएं कि दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर जितना प्रतिशत आरक्षित है संबंधित बैंक के कार्यक्षेत्र में, उतना ऋण उसको मिलना ही चाहिए। दूसरा, हमको अपने प्रशिक्षण स्किल को, अपने कार्य कौशल स्किल को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। अब कार्य कौशल स्किल को अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो हम कोई भी ऋण ले लें, दुकान खोलने, चाहे जो कुछ करने हैं, उसको सफल नहीं हो सकते। और तीसरी, ये भाव दिव्यांगों को मन में रखना होगा कि पहले दिन से आपको रोजगार स्थापित करने पे तुरंत आपको लखपति करोड़पति नहीं हो जाएंगे। हो सकता है 4-5 दिन, 8 दिन, महीना भर, 2 महीना आपको कुछ आय न हो, लेकिन बहुत से बैठे रहते हैं। मैं तो यहाँ पे दंडैया बाजार के पास से निकलता हूँ, बहुत से दुकानदार ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन बैठते हैं। तो अब ऐसा है, उनका बैठना वो दिनचर्या है। जरूरी नहीं कि हर समय आपके पास ग्राहक उपभोक्ता आएगा।
उपभोक्ता को लेने के लिए कई हैं, तो आपको अपना ऐसा स्थापित करना पड़ेगा, व्यवहार स्थापित करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, संवेशन करना पड़ेगा, लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके आगे आपकी दुकान चल सकती है। इसी प्रकार से मैरिज के लिए, दिव्यांगों के मैरिज के लिए जो ऋण दिया जाता है 50,000 तक जो किया जाता है वो भी बहुत कम है। दोनों पक्षों को दिया जाए तो अगर महिला है तो महिला को जितना दिया जाए, जो कन्या पक्ष का है तो उतना ही ऋण वो पुरुष वर्ग को भी देना चाहिए। तो दोनों के मिला के दोनों तरफ कुछ खर्चा होता है, और उस खर्चे को, हाँ, दिव्यांगों को ये चाहिए कि विवाह के समय मितव्ययिता बरतें, कम से कम खर्चा करके शादी करने का प्रयत्न करें, और जहाँ पे शादी हो रही है उसमें ये पहले से पूर्वाग्रह न रखें कि हमको ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, ऐसा लड़का मिलना चाहिए। अब अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग ही लड़का मिलेगा, ये जरूरी नहीं मिल सकता है विकलांग भी, लेकिन आप पहले से करेंगे भाई अपनी भी दिव्यांगता देखो तब दूसरे के विषय में सोचो। अभी हमने मैरिज ब्यूरो का एक वो किया, किसी भी लड़की का कोई प्रस्ताव, प्रपोजल, रिक्वेस्ट नहीं आई। बहुत सारे हमारे पास पुरुष वर्गों के आ गए, लेकिन इस प्रकार से तो चुनावों के क्षेत्र में, और जो कुछ दिव्यांग हमारे चुनाव में खड़े हो रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, एमपी के लिए, अब निर्दलीय लड़ने की प्रक्रिया में बहुत साफ स्पष्ट बात करता हूँ, साफ गोई बात करता हूँ, कोई भी दिव्यांग को अब दिव्यांग हो या कोई भी हो, निर्दलीय चुनाव जब तक करोड़ों रुपए न हो तब तक लड़ना असंभव है लगता है। और उसमें आप खड़े हो जाएंगे तो जो भी पूंजी है, जो कुछ है, जितना आपने जोड़ा जाड़ा है वो भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी राजनीतिक दल से आपको टिकट मिल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि निर्दल में लड़ना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि निर्दल में रख के आप अपनी उपस्थित दर्ज कराते कि दिव्यांग भी आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। तो इन दोनों बातों का अपना अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, अच्छी बात भी है और थोड़ा रिस्क भी है। तो मित्रों, ये आज का अब की बार में चर्चा हुआ, और अब की बार में आप लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। मित्रों, फिर मिलेंगे किसी अगले प्लेटफॉर्म पे अगले दिन। कल का भी देखिएगा, अब की बार वो दूसरे मुद्दों पर होगा। तो नमस्कार। बंद हो, ये तो चल गए।